नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश साहित्य में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं अगला जो अपना जो सीरीज है क्वेश्चन सीरीज में। तो आज के जो क्वेश्चन सीरीज है, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था, तो पिछले क्वेश्चन सीरीज में हमने डिस्कस किया था मॉडर्निज्म के कुछ राइटर, पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ राइटर हमने किए थे न्यू क्लासिकल एज के। तो हम मिक्सअप में कर रहे हैं ताकि इससे आपका क्या ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो। कुछ राइटर आपके 10 बार भी आ जाएंगे इस सीरीज में, 20 बार भी आ सकते हैं, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कुछ राइटर है इनका जिनका मतलब 1-2 बार भी मेंशन होगा, कुछ बुक्स का बार बार मेंशन होगा। तो आपका धीरे धीरे ये चीजें क्या होगी, आपकी रिवाइज होती रहेगी। एक बार में अगर आपको याद भी नहीं हो रहा है, पर आप अगर फॉलो करते रहोगे मेरे को, जो जैसे जैसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ क्वेश्चंस के थ्रू, आप फॉलो करते रहोगे तो अपना आप आपको बिना याद किए, बिना कोशिश किए आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ। और साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका भी पता चलता रहेगा कि सिलेबस में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किसको कितना पढ़ना है, किस पे कितना टाइम देना है, कितना वेटेज देना है, कौन सा राइटर इंपॉर्टेंट है, किसका कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और उनसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ द नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने की मिलेगी। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, इस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अपना क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग लिस्ट दोज दैट कैन नॉट बी कॉल्ड वार फिक्शन। तो इसमें आपका क्या क्लियर होगा, वार फिक्शन, कि वार फिक्शन कौन सा नहीं है इनमें से, ये चीज आपको देखनी है। तो इसमें हम देखेंगे तो ए मॉडर्न इंस्टेंस, इसका अगर आपको पता है तो ये किस पे है, ये बेसिकली जो इसकी थीम है आपके मॉडर्न इंस्टेंस, वो किस पे आपको थोड़ा अगर आइडिया है तो आप कुछ पता लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए मॉडर्न इंस्टेंस, केस 22, द एज ऑफ इनोसेंस, द नेकेड एंड द डेड। अब इनमें आपके जो ऑप्शन है उनमें सब में दो दो ले रखे हैं, तो इनमें से आपको कुछ तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे। अगर एक भी वर्क का आपको पता है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि केस 22 जो नॉवल है, उससे तो केस 22 जो फ्रेज है वो पॉपुलर हो गई, वो एक वर्ड बन गई, आपकी फ्रेज बन गई। ठीक है, तो ये किस पे है, ये है आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड पे, बहुत पॉपुलर नॉवल है, इस पे मूवी भी बनी हुई है, आप मूवी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मतलब कॉमेडी वाली मूवी है, एट द सेम टाइम सीरियस भी। ठीक है, तो ये मूवी जरूर देखना, केस 22 आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी ये तो। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 पे है। तो अपने ये क्लियर हो गया कि बी तो इसमें होगा। तो बी किस किस में है देखिए, इसमें इसमें भी है, ये हो सकता है, इसमें भी है, ये हो सकता है, इसमें भी है, हो सकता है, मतलब आपका एक तो आउट हो गया। ठीक है, फिर अगर दूसरा आपको नॉवल पता है, देन नेकेड एंड द डेड का पता होगा, या द एज ऑफ इनोसेंस। तो एज ऑफ इनोसेंस किस पे है, एज ऑफ इनोसेंस भी आपको पता होना चाहिए, बहुत पॉपुलर नॉवल है ये मॉडर्निज्म का। और ये किस पे है नॉवल, ये है आपका कि आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन और स्प्लिट जो पर्सनैलिटी है, कि मतलब आदमी चाह खुच रहा है, कर खुच रहा है, और कैसे वो रिकनसाइल कर पाता है या नहीं कर पाता है। लव ट्राइंगल है इसमें। तो बेसिकली ये लव पे, और लव में कैसे आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, कल्चरल क्लेश कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है। तो ये मतलब इसमें वॉर का कुछ डिस्कशन हुआ नहीं है आपका। तो आप ये देख सकते हैं कि सी नहीं होगा। अब सी किस में है, सी सेकंड में है, ये नहीं होगा। और अब आपका हो सकता है ए बी डी, तो मतलब दो तो आपके हो गए आउट। अब फर्स्ट और फोर्थ में से आपका एक होगा। अब इनमें से कौन सा पता है आपको, द नेकेड एंड द डेड, ये भी बहुत पॉपुलर नॉवल है, वर्ल्ड वॉर सेकंड पे है अगेन। ठीक है, नॉर्मन मेलर का। ठीक है, तो ये भी वर्ल्ड वॉर सेकंड पे अगर है तो आपका क्लियर ही होगा, आपका होगा बी और डी। बी और डी किस में है, बी और डी है आपका फोर्थ में, तो फोर्थ हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि केस 22 और द नेकेड एंड द डेड है, वो क्या है, वो है आपका वॉर फिक्शन, वॉर पे लिखे गए नॉवल है। ठीक है, तो इनके डिटेल में थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ी सी इनकी स्टोरी देख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाए। और इनके कैरेक्टर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा डिटेल में, इनके राइटर्स के अदर वर्क्स को भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए चलते हैं। तो पहला हम देखते हैं, द एज ऑफ इनोसेंस किसने लिखा था, एडिथ वार्टन, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। और इस राइटर का ये नॉवल आपने पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नेट की जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए ये नॉवल। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ
ये एक बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, तो ह्यूमन बीइंग की जो साइंस है, ह्यूमन सोसाइटी की जो साइंस है कि मतलब ट्राइब्स, उनके कल्चर, इन सारों की जो स्टडी की जाती है वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी होती है। तो उसके बारे में इन्होंने स्टडी की है। ठीक है, पुलित्जर प्राइज भी जीता है इसने 1921 में। और एडिथ वार्टन है, वो फर्स्ट वुमेन है जिसने पुलित्जर प्राइज जीता है। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पहला ह्यूमन, कौन सी ह्यूमन थी जिसने फर्स्ट पुलित्जर प्राइज जीता? एडिथ वार्टन। कौन से नॉवल पे? द एज ऑफ इनोसेंस। ठीक है, ये याद रखना, फेमस नॉवल है। फिर इसमें थोड़ा कैरेक्टर पे जाते हैं अपने। इसमें कैरेक्टर है एक तो न्यूलैंड आर्चर। न्यूलैंड आर्चर है वो एक एलिट क्लास का है, गुड ब्रीडिंग है, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड, एकदम मतलब अर्बन टाइप का है, थोड़ा मतलब एकदम शहरी टाइप का है। कल्चरली मतलब थोड़ा सा खुद को लेके बहुत ज्यादा अवेयर है, थोड़ा दिखावा भी करता है, वैसा सा है ये। ठीक है, लेकिन एम्बिवेलेंट है एट द सेम टाइम, कि उनका जो नेचर है वो नेचर फिक्स नहीं है, कि मतलब थोड़ा अंदर से ऐसे मान लीजिए अंदर से हिला हुआ है कि चाहता कुछ है, कर कुछ रहा है, पता भी नहीं है उसको क्या कर रहा हूं मैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, काइंड ऑफ। फिर है आपका मे वेलैंड है, तो मे वेलैंड ब्यूटीफुल है, और अगेन सी इज ऑल्सो फ्रॉम एलिट क्लास। तो दिस न्यूलैंड और मे है वो एंगेज्ड है, और इनकी शादी होने वाली है। और एक है आपका काउंटेस एलन ओलेंस्का। तो ये जो ओलेंस्का है वो थोड़ी सी प्री स्पिरिटेड है, ये दोनों थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के हैं। न्यूलैंड है वो कंजर्वेटिव दिखता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है जहाँ उसको मौका मिला कि वो लिबरल होगा या फिर थोड़ा सा प्री स्पिरिटेड होगा। तो इसकी एंगेजमेंट तो मे के साथ हो रखी है, लेकिन ये लाइक किसको करता है? ओलेंस का। ओलेंस का कौन है? ओलेंस का मे की कजिन है। ठीक है, और ये अपने हस्बैंड को यूरोप में छोड़ के कहाँ पे आई है? अमेरिका में आई है। ठीक है, हस्बैंड कौन था? हस्बैंड बहुत क्रूअल था इसका, मतलब इसके साथ मारपीट भी करता था, जो कि एक पोलिस का था, पोलैंड का। ठीक है, अब होता क्या है कि आर्चर इसको लाइक कर रहा है, और ये भी कोशिश कर रही है कि ये यहीं सेटल हो जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद में ये इनका जो सारा जो जो गेम है वो चल नहीं पाता है, और लास्ट में ये दोनों शादी कर लेते हैं, और ये मतलब एकदम आइसोलेटेड फील करती है। और एट द सेम टाइम जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड भी की मतलब जो उसका जो नेचर है, एक तो कि इसके साथ अगर मैं के साथ रहना है तो कैसे रहना है, क्योंकि मैं एकदम एलिट क्लास की है, वो उनके लिए मॉरल और ये सारी चीज़ें वो दिखावा बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब इसके साथ अगर फ्लर्टिंग वगैरह कर रहा है तो फैमिली की नाम बर्बाद होगा। तो इन चीज़ों को लेकर मतलब ये डिसल्यूजन में या थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज टाइप में जीता है, और इसकी जो पर्सनैलिटी है वो एम्बिवेलेंट है। ठीक है, अब अगले वाला देखते हैं हम। तो अगला जो है आपका मॉडर्न इंस्टेंस। मॉडर्न इंस्टेंस किसने लिखा था? विलियम डीन हॉवेल्स। कब? 1882। ठीक है, तो टाइटल है इसका, वो टाइटल लिया गया है शेक्सपियर की एज यू लाइक इट, जो नो इसका प्ले है उससे लिया गया है टाइटल। और इस पे बात कर रहा है मीनिंगलेस वर्टेक्स ऑफ आइसोलेशन रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न सोसाइटी। अब बोल सकते हो सर 1882 में अगर पब्लिश हुआ है तो मॉडर्न सोसाइटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉडर्निज्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो मीनिंगलेसनेस की जो फीलिंग है ह्यूमन बीइंग में, उसको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अगेन दिस नोवेल हैज थ्री कैरेक्टर्स, मेन थ्री कैरेक्टर्स। कौन कौन है? एक तो है आपका बार्टली हब्बर्ड, ठीक है, दूसरा है मार्शिया गेलोड, और तीसरा है बेन एलेक। तो बार्टली हब्बर्ड और मार्शिया गेलोड है, ये दोनों मैरिड है। और जो मार्शिया गेलोड है ये कहाँ से आती है? बोस्टन से आती है, मैसाचुसेट्स, ये मतलब मेन से आती है, बोस्टन मैसाचुसेट्स। ठीक है, वहां पे ये शादी करके आती है। लेकिन इसका और ये जो इसका हस्बैंड है, इनके मतलब आपस में जो केमिस्ट्री है वो सही नहीं बैठ पाती है, और दोनों आइसोलेटेड फील करते हैं, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, और इवेंचुअली जो इसका हस्बैंड है बार्टली हब्बर्ड, ये एक जर्नलिस्ट है, ये मर भी जाता है। जब ये मर जाता है तो ये जो आपका है बेन हेलेक, ये पहले इसका दोस्त था, हब्बर्ड का दोस्त था, इसका फ्रेंड है, लेकिन ये मार्शिया को लाइक करता है, लेकिन कभी इसको बोल नहीं पाता। इवन अगर इसका हस्बैंड डाई भी हो गया, डेथ हो गई हस्बैंड की, उसके बाद भी ये मतलब खुद में ये सोचता रहता है, इस डायलमा में है कि मैं अगर इसका दोस्त था, मेरे दोस्त की वाइफ है ये, मैं इसको लाइक कर रहा हूं तो इसको मैं बोलूं या नहीं बोलूं। तो उसी डायलेमा में ये जीते हैं।
और नॉवल खत्म हो जाता है। तो बेसिकली जो इसका जो डायलेमा था कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, लाइक कर रहा है, इसको भी पता है और ये भी इसको लाइक करती है कि मतलब ये भी इसका कंधा लेती है, लेकिन एक दूसरे को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि इनके जो मतलब कल्चरल मूड्स है, जो सोशल जो बाउंड्रीज है, जो सोशल बाउंडेशंस है, वो एक तरफ तो वो चीजें हैं, दूसरी तरफ जो ये दिल से चाह रहे हैं वो चीजें, लेकिन दोनों है वो चीजें रिकनसाइल नहीं हो पा रही है। और इनकी जो लाइफ है वो एकदम आइसोलेटेड लाइफ है, ये सारे आइसोलेटेड फील करते हैं, कहीं अपनापन फील नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आपके दोनों थे जो मॉडर्निज्म की जो थीम है, मॉडर्न जो थीम है उसके ऊपर। अब केस 22 है जो जोसेफ हेलर का डेब्यू नॉवल है, डेब्यू नॉवल मतलब फर्स्ट नॉवल। ठीक है, और इसका सिक्वल भी लिखा था इन्होंने, क्लोजिंग टाइम। ठीक है, इसकी डेट याद रखना 1961। कब सेट है, जैसे मैंने पहले बताया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में, उसमें पर्टिकुलरली 1942 से लेकर 1944 तक। अब इसमें किस किस में बात हुई है, इसमें एक कैप्टन होता है जिसका नाम है जॉन यूसारियन। ठीक है, वो यूएसए आर्मी में जो फिक्शनल है ये आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स है, इसका नाम क्या है, B-25। ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, B-25। ठीक है, यूएसए की आर्मी है। ठीक है, मेन इसमें जो कैरेक्टर है उसका क्या नाम है, ये एक एंटी हीरो है, कौन, जॉन यूसारियन। ठीक है, और दूसरा है इसमें कहां पे ये काम कर रहा है, ये है 256 यूएस आर्मी एयर स्क्वाड्रन। ठीक है, ये भी आप याद रखना। कहां पे ये सेटिंग कहां है, ये है पियोनोसा, कहां पे, मेडिटेरेनियन सी में ये सेट है। तो ये इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेटायर है ये वॉर पे, कि वॉर में मतलब कैसे अब्सर्ड है वॉर, कैसे लोगों को वॉर में धकेल दिया जाता है, कैसे लोग नहीं चाहते हैं, जो एक यूसारियन है वो नहीं लड़ना चाह रहा लेकिन एट द सेम टाइम ये लड़ रहा है, ये वॉर से निकलना चाह रहा है, अपने घर जाना चाह रहा है, लेकिन जो केस 22 जो फ्रेज है उसका मतलब ये है कि अगर इसको वहां से वॉर छोड़ के अब जाना है, लीव लेना है, तो इसको ये घोषित करना पड़ेगा कि ये पागल हो गया है। ठीक है, मेंटली इम्बेलेंस है। ठीक है, और अगर इसने ये कर दिया तो इसको क्या करेगा कि वहां रहना पड़ेगा, क्योंकि इसको असाइलम में भेज दिया जाएगा। तो इस टाइप का मतलब हो गया कि वहां से नहीं जा सकता कैसे भी, केस 22 की फ्रेज है कि ये करे तो भी मरे, ये करे तो भी मरे। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो केस 22 सिचुएशन होती है। और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जो अमेरिकन जो सोल्जर्स के साथ हुआ था उस पर डिपिक्शन है। इसकी मूवी जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। अब अगला अपन देखते हैं नॉवल द नेकेड एंड द डेड, 1948, अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, नॉर्मन मेलर। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इस इन्होंने भी मतलब वर्ल्ड वॉर जो सेकंड था उसमें जो अमेरिका है, जो फिलीपींस है, उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये जापान से मतलब छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तब ये एज ए कुक उस आर्मी में ये काम करता था, तो वहां जो इसका एक्सपीरियंस था उसी एक्सपीरियंस के आधार पे इस नॉवल में लिखा गया है। ठीक है, 4 पार्ट में लिखा हुआ है ये। पहला पार्ट है वेव, दूसरा आर्गिल एंड मोल्ड, तीसरा प्लांट एंड प्लांटन, और चौथा है आपका वेक। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, वेव, वेक, ठीक है, आर्गिल एंड मोल्ड, प्लांट एंड फैंटम। ठीक है, प्लांट एंड फैंटम, तो ये 4 इसके पार्ट हो गए। फिर इसमें कोरस सेक्शन भी आता है। कोरस सेक्शन में मतलब कैरेक्टर है जो नॉवल में आपस में डायलॉग कर रहे हैं। कोरस बेसिकली प्ले में होता है आपका, जैसे आपके एंशियंट प्ले देखोगे, जैसे इडिपस रेक्स देखोगे, तो शुरू में जो आप देखोगे वहां पे क्या आता है, कोरस आता है, कुछ गा रहा है वो, या कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो वैसे इस नॉवल में भी कोरस है, ये इसका स्पेशल फीचर है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर इसमें एक सेक्शन है जिसका नाम है टाइम मशीन। ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर है उनके बारे में फ्लैशबैक में उनकी हिस्ट्री, इंडिविजुअल कैरेक्टर की हिस्ट्री, इंडिविजुअल कैरेक्टर का नेचर, उनके जो मतलब पीछे क्या हुआ है, उनके क्या एक्सपीरियंस है, उन पे फ्लैशबैक के थ्रू ये लाइट डालने की या रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सेटिंग का है, सेटिंग है आज का अलोपुई, फिक्शनल है। कहाँ पे, जो फिक्शनल आइलैंड है वो है आपका साउथ पैसिफिक में है। ठीक है, और अफ्रीकन अमेरिकन जो फोर्सेज है ड्राइव आउट द जापानीज टू एडवांस इनटू फिलीपींस। जैसे मैंने पहले बताया था कि फिलीपींस में एडवांस करने के लिए जो जापानीज फोर्सेज है उनके साथ अमेरिकन फोर्सेज है, उनकी लड़ाई हो रही है, वो नॉवल में भी हो रही है। और जो राइटर है वो एज ए कुक जहाँ
काम कर रहा था उसका एक्सपीरियंस भी वहीं का है। तो एक तरह से इसमें कुछ आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका वार फिक्शन और मॉडर्न फिक्शन में दोनों वर्क अपने इंपॉर्टेंट कर लिए। चारों वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों का नाम याद रखना, उनके राइटर का नाम याद रखना, उनके मेन कैरेक्टर का नाम याद रखना। ठीक है, और उनकी पब्लिकेशन की डेट याद रखना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज नॉट बिलोंग टू नूरुद्दीन फराज ब्लड इन द सन ट्रिलॉजी। तो नूरुद्दीन फराज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है आपका। ठीक है, जो अफ्रीकन राइटर्स है उनमें नूरुद्दीन फराज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनसे आजकल तो एक ट्रेंड बन गया कि दलित राइटर्स और अफ्रीकन राइटर्स है उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, नोट इन द नेट। जो स्टेट पीएससी हो रही है उनमें भी आ रहा है। अभी आरपीएससी हुई थी उसमें भी जो अफ्रीकन और दलित से तो भरमार थी, और ऐसे ऐसे राइटर्स के नाम पूछ रहे थे इनका मतलब ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है। तो नूरुद्दीन फराज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पॉपुलर राइटर है। तो इसकी दो ट्रिलॉजी इंपॉर्टेंट है, उन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों ट्रिलॉजी के थ्रू आपको 6 नॉवल के बारे में देखने को मिलेगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें जो ब्लड इन द सन ट्रिलॉजी है उसमें कौन कौन सी है। मैप्स है, नोट्स है, गिफ्ट्स है, सीक्रेट्स है, इनमें से है कौन सा नहीं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें मैप्स है, गिफ्ट्स है और सीक्रेट्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर कौन सा होगा, नोट्स। ठीक है, नोट्स इसका राइट होगा। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि ब्लड इन द सन ट्रिलॉजी है उसमें कौन कौन से नॉवल है, मैप्स है, गिफ्ट्स है और सीक्रेट्स है। ठीक है, आगे देख लो। हाँ, ब्लड इन द सन ट्रिलॉजी, मैप्स 1986, गिफ्ट्स 1993, सीक्रेट्स 1998। ठीक है, सोमालिया का राइटर है ये, और पंजाब यूनिवर्सिटी में ये डिग्री की है। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो इंडिया से भी कनेक्टेड है। तो एक स्पेशल और चीज आ गई इसके बारे में, इसकी वजह से भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसकी स्टडी कहाँ से हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, और हरियाणा वाले अच्छे से ध्यान रखना, उसमें क्वेश्चन में आ सकता है ये। ठीक है, फिर दूसरी इसकी ट्रिलॉजी इंपॉर्टेंट है, वो है पास्ट इम्परफेक्ट ट्रिलॉजी। इसमें कौन कौन से नॉवल है, लिंक्स, नोट्स और क्रॉसबोन्स। तो अभी जैसे नोट्स है इसको वहां घुसा दिया था इन चारों में, तो अगली बार क्वेश्चन आ सकता है आपका गिफ्ट है वो यहाँ पे दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट इन द पास्ट इम्परफेक्ट ट्रिलॉजी ऑफ नूरुद्दीन फराज। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनके कैरेक्टर से भी थोड़ा बहुत आ सकता है। तो ठीक है, तो आप देखिए। अब आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इन द फॉलोइंग सीरीज विच वन हैज ऑल द पोइट्स करेक्टली मैच विद द पोइम्स। कि पोइम के साथ कौन कौन से कैरेक्टर है वो सही से मैच कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। तो ये आपका आ गया इंडियन पे। ठीक है, तो पहला इजिकिल, इजिकिल का पोइट, लवर, बर्ड वाचर। क्या निजी इजिकिल की पोइम है ये? यस इज। फिर रामानुजन की स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन ए ग्रेट हाउस, है या नहीं? है, बिल्कुल है। फिर तोरुदत्त की डाउन एट फ्री है या नहीं, आप पता कीजिए। फिर महापात्रा की और गजरीना ट्री। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कि अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है हर यूनिवर्सिटी के लगभग सिलेबस में ये है, और गजरीना ट्री। तो इसका तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये किसका है, ये है आपका तोरुदत्त का। ठीक है, तोरुदत्त का कब की थी? तोरुदत्त जो राइटर थी वो कॉलोनियल पीरियड की, जो मतलब बिगनियर जो राइटर थे, हेनरी देरोजियो, तोरुदत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, मनमोहन घोष, ये सारे बंकिम चंद्र, ये सारे जो थे राइटर्स उस टाइम की है ये। ठीक है, तो इसका तो आपको याद रहना ही चाहिए, और केजरीना ट्री। तो अब यहाँ से आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से में जो तोरुदत्त का वर्क है और केजरीना ट्री दिखाया गया है। तो दूसरे में निजी की डाउन एट फ्री है, रामानुजन का स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन ग्रेट हाउस, तोरुदत्त के और केजरीना ट्री, महापात्र का पोइट लवर्स एंड बर्ड वाचर। फिर निजी मिस्किल, पोइट लवर, बर्ड वाचर, रामानुजन, डाउन एट फ्री, दत्त और केजरीना ट्री, यहाँ पे भी आ रहा है। इसमें निजी मिस्किल की पोइट लवर, बर्ड वाचर, रामानुजन स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन ग्रेट हाउस, दत्त की और केजरीना ट्री, महापात्रा का डाउन एट फ्री। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा आपको चौथा होगा। तो निजी म्यूजिकल की है पोइट लवर एंड बर्ड वाचर। ये जो पोइम है, इस पोइम के थ्रू ये जो पोइटिक कंपोजिशन है उसको एक्सप्रेस कर रहा है कि पोइट्री वो कैसे कंपोज कर रहे हैं, उनका क्या तरीका है। ठीक है, इस चीज पे, और जो पोइटिक कंपोजिशन इन एस्थेटिक सेंस, उस चीज पे ये एक तरह से ऐसे मान लीजिए कमेंट्री भी है, पोइम भी है। फिर आपका है दूसरा
रामानुजन की स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन ए ग्रेट हाउस। तो ये ग्रेट हाउस क्या है? ग्रेट हाउस है आपका इंडिया। इंडिया इज ए नेशन, इंडिया इज ए कंट्री, और उस पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। फिर आपका और केजरीना ट्री, और केजरीना ट्री है उसमें जो तोरुदत्त है, जो तोरुदत्त फ्रांस में है उस टाइम, और जो इसका जो बंगाल में जो नेटिव होम है वहां पे एक पेड़ है, तो उस पेड़ को याद कर रही है उस पे, और पेड़ के माध्यम से ये अपनी जो रेमिनिसेंस है, जो यादें हैं यार की, उसको ताजा कर रही है, और वहाँ का जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। फिर महापात्रा का है आपका डाउन एट पुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाउन एट पुरी। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम। तो इसका तो हमने डिस्कस कर लिया, पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर। ये पब्लिश किस में हुआ था? ये हुआ था द एग्जैक्ट नेम 1965 में, जो कलेक्शन था पोएट्री का निजी म्यूजिकल का, उसमें ये पब्लिश हुआ था। और स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन ए ग्रेट हाउस एक रामानुजन का है, फिर है और केजरीना ट्री, तोरुदत्त, इन तीनों का हमने डिस्कस कर लिया। तो चौथा है डाउन एट पुरी बाय जयंत महापात्रा। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। तो कहाँ पे है ये? सीशोर, सीशोर मतलब समुद्र के किनारे। एंड द पिलग्रिम्स विजिटिंग द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जो टेम्पल है कहाँ पे है? पुरी में है। कोई में भी दे रखा है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। तो उस पे है। तो उस टेम्पल पे जो पिलग्रिम्स, जो यात्री जो आ रहे हैं, वो जो सीशोर के पास में, जो नदी के किनारे, ठीक है, तो उसको जो सीन जो बन रहा है उसको पहले इसने डिस्क्राइब किया है कि बीच, कि बीच पे कि बहुत सारे न्यूमरस क्राउज गैदरिंग है स्कल, कि जो बीच है, बीच पे बहुत सारे क्राउज गैदर हो रखे हैं, और एक स्कल इसको दिखा है। तो स्कल किसका सिंबल है? मतलब डेथ का है ऑब्वियसली, डेथ का है, डेथ का है, बेड ओमन का, और जो क्रोज है वो भी बेड ओमन का सिंबल है। ठीक है। फिर है, तो एक तो यहाँ पे ये सीन आता है एट द टेम्पल, एट द टेम्पल, टेम्पल में व्हाइट क्लेड विडोड वुमन, विडोड वुमन है, वो व्हाइट कपड़े पहन के वहां आती है। तो वो भी कब आती है? जब मान लो किसी की मौत हो जाए उस टाइम का, मतलब थोड़ा सा डरावना सा सीन है। वेटिंग टू एंटर द ग्रेट टेम्पल, और किसकी कोशिश कर रही है? ये विडो वुमन है, वो टेम्पल में एंटर करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो बेसिकली ये कमेंट्री क्या कर रहा है कि विडो को टेम्पल में एंटर करने की मतलब परमिशन नहीं होती थी, तो उस चीज पे ये कमेंट करा है इसके थ्रू। फिर इसकी मदर को ये याद करता है कि मदर की विश क्या थी, कि वो ओल्ड हो रही है, और उसकी लास्ट डिजायर है लाइफ में, वो है कि जो बीच है वहीं पे उसका क्रिमेशन हो। तो इस चीज को भी याद कर रहा है। तो एक तो स्कल याद रखना, स्कल दिखता है, क्रोज गैदरिंग हो रहे हैं, व्हाइट क्लेड विडो व्यूमन वहां पे आ रही है, कहाँ पे? ग्रेट टेम्पल में एंटर करने की कोशिश करी है। इसकी मदर ने लास्ट में क्या कहा था कि मेरे को यहाँ पे क्रिमेट करना है इसी बीच पे, उसकी याद आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है इसकी थीम में से, या फिर किस पे, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है पहले क्वेश्चन। तो ये आपके हो गए कुछ इंडियन राइटर्स। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फर्डिनांड द सोसियोस टर्मिनल डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉन्ग एंड फरोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लॉन्ग एंड प्रोल के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है उसके बारे में ये बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फर्डिनांड द सोसियोस टर्मिनल डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉन्ग एंड प्रोल के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है फॉलोइंग, ये देखना है। पहला, प्रोल इज द पार्टिकुलर, प्रोल इज द पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम द एलिमेंट्स ऑफ which we learn as children and which is codified in our grammar and dictionaries, whereas long is language occasion what s says to p। क्या ये सही है? चलो आगे देखते हैं अगले वाला पहले। ए लैंग्वेज कंसिस्ट इन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एंड प्रोल। तो लॉन्ग एंड प्रोल का जो कंसेप्ट आपको अगर नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कभी भी। ठीक है। तो इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे अब। तो लॉन्ग एंड प्रोल के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, बिल्कुल है, और लैंग्वेज उसी से बनती है। तो दूसरा तो आपका करेक्ट होना चाहिए। तीसरा है, सोशोर मेड दिस क्रूशियल डिस्टिंक्शन इन ए स्टडी कॉल्ड ए कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स इन 1961। ये भी सही है आपका। फिर अगला, लैंग्वेज इज द पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम। लैंग्वेज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, लॉन्ग इज ए पर्टिकुलर, सॉरी, लॉन्ग इज ए पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम द एलिमेंट्स ऑफ विच वी लर्न एज चिल्ड्रन एंड विच इज
carried in our grammar and dictionaries. Say along. Whereas parole is the language occasion what I says to be. ठीक है, परोल नॉर्मली आप परोल इतना तो याद रख लीजिए, परोल पे आता है आदमी, मतलब छूट के आ रहा है, कुछ टाइम के लिए बाहर आया है, तो वैसे ही कुछ टाइम का मतलब कुछ सेंटेंस जो डायलॉग है वो परोल है। ठीक है, तो उससे आप कनेक्ट कीजिए तो ये सही है, तो आपका ये सही है। अगर तो ये तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। ये कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स है, उसको जो फ्रेंच में क्या बोलता है, कोड दे लिंग्विस्टिक जनरल, 1916 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, लांग, जिसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, और पैरोल को क्या बोलते हैं, स्पीकिंग। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, लांग, लांग इज लैंग्वेज, वेर इज पैरोल इज स्पीकिंग। स्पीकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीकिंग, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो इनका कहने का मतलब है कि जो पूरा जो लैंग्वेज का जो सिस्टम है, जिसमें मतलब जो सिस्टम बना हुआ है, कोई भी अपन मान लो वर्ड बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिमसेल्फ है, तो हिमसेल्फ का मीनिंग कैसे निकल रहा है, इट इज नॉट इन द आइसोलेशन। एक लैंग्वेज का सिस्टम है कि हिमसेल्फ का मतलब ये होगा, हिमसेल्फ के साथ ये आ सकता है, ये नहीं आता। आपके ग्रामर के रूल, आपका सिंटेक्स, आपका मोफोलॉजी, तो सारे जो ग्रामर लैंग्वेज के जो रूल्स रेगुलेशन, जो सारी चीजें हैं, वो किसका पार्ट होती है, लैंग की। ठीक है, तो पैरोल क्या है, पैरोल इंडिविजुअली, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो इट इज ए पैरोल। ठीक है, जो डायलॉग बोल रहे हैं वो पैरोल है, वो इंडिविजुअल एक इंस्टेंस है, और वो जो सारी इंस्टेंसेज मिलके क्या होता है, वो एक लैंग का सिस्टम बनाती। ठीक है, लैंग बड़ा है, पैरोल आपका छोटा है। ठीक है, और इन्होंने एक चेस की एनालॉजी देखे, इसको समझाने की कोशिश थी कि चेस में क्या होता है कि बहुत सारे वो पैदल भी होते हैं, राजा भी होता है, क्वीन भी होती है। ठीक है, आपके बहुत सारे होते हैं, तो वो तो इंडिविजुअल जो है, जो इंडिविजुअल अपन जो चाल चल रहे हैं चेस में, वो तो है आपकी पैरोल। जबकि जो चेस के रूल्स है, रेगुलेशंस है, कि मतलब आपका घोड़ा कैसे चलेगा, आपका हाथी कैसे चलेगा, आपका ऊंट कैसे चलेगा, पैदल कैसे चलेगा, आपका वजीर कैसे चलेगा, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है, जो सारी चीजें हैं, वो है आपकी लांग। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से लांग और पैरोल का थोड़ा तो। ठीक है, Saussure did not concern himself overtly with parole. However, the structure of Lang is revealed through study of parole. ये स्टडी ऑफ रोल है, जो इंडिविजुअल इंस्टेंसेज है, या स्पीकिंग है, या डायलॉग्स है, मतलब आदमी ऐसे कैसे बोल रहा है नॉर्मली अपन रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो बोलते हैं चीजें, उनकी स्टडी के थ्रू इसने लांग की स्टडी की है, और इसका जो मेन कंसर्न था वो लांग से था, परोल से ज्यादा कंसर्न का था नहीं सोच। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रोल। अब इससे रिलेटेड ये है आपका हमबोल्ट। हमबोल्ट ने क्या बोला है, इसने बोला है एनर्जिया और अर्गोन। एनर्जिया इसको एक्टिव डूइंग, और अर्गोन द प्रोडक्ट ऑफ दैट डूइंग। तो ये जो आपका लॉन्ग और प्रोल है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप देख लेना। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता कहीं आ जाए क्वेश्चन, तो थोड़ा देख लेना, मैंने मेंशन कर दिया है। तो लॉन्ग एंड प्रोल आपको समझ में आया या नहीं। लॉन्ग ऐसे मान लीजिए आपकी ये पूरी लैंग्वेज है, अब इसमें जैसे यहाँ कोई बोल रहा है, यहाँ कोई बोल रहा है, यहाँ कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस है, ये सारी प्रोल है इसमें। तो ठीक है, ये पर्टिकुलर मान लो सेंटेंस है, वो क्या प्रोल है, और लैंग्वेज पूरी जो लैंग्वेज है वो क्या है, लॉन्ग है। अब आगे चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, जॉन हेवुड रोट ए फार्सिकल इंटरव्यूट कार्ड फॉर पीस। ठीक है, कि जॉन हेवुड का कौन सा एक इंटरव्यूड है, फोर पीस। फोर पीस में कौन कौन से है ये आपको देखना है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि इतना ध्यान नहीं देते हो आप नॉर्मली, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जबकि ये जो क्वेश्चन है नेट में 3rd बार रिपीट हुआ है, तो फिर भी मेरे को लग रहा है लोग गलत करके आ रहे हैं। तो इसके लिए आप मैं आज आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप ये क्वेश्चन आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बने रहिए। क्या क्या है इसमें, पामर है, पेडलर है, पोथेगरी है, या पेकर है, क्या है, कौन सा है, प्रिंटर है, पेडलर है, पोथेगरी, पाल्मर, पेडलर, पार्सन, पाल्मर, पोथेगरी, पाल्मर, पार्टनर, पोथेगरी, पेडलर। अगर आप पी रट के 4 पी है, 4 पी वाले आएंगे तो सही कर देंगे, तब तो दोस्तों फंस गए यहाँ तो, सारे पी से हो रहे, 16 पी हो गए, कौन से 4 निकालोगे आप। ठीक है, तो आप सीधा सही इसमें याद रखिए। इसका सही आंसर बता देता हूं मैं,
सही आंसर है आपका फार्मर, पार्टनर, पोथेकरी एंड पेडलर। कैसे याद रखोगे? एवुड क्या था? पापा। पापा क्यों था? क्योंकि चौसर के टाइम उस टाइम का था, ठीक है, मिडाइवल एज का है ये, तो पापा तो हो गया ना, बड़ा था पापा, और उसके आगे आप जोड़ दो पोपे। अब खाली पी मत याद रखिए, ये इतना से याद रख लीजिए, फार्मर, पार्टनर, पोथेकरी एंड पेडलर। तो ये चार है, ये इसमें है, ठीक है। किसमें? द 4 पीज, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, जिसको कहीं कहीं आपको पीज भी लिखा मिल सकता, ठीक है, मटर वाला पीज नहीं। हाँ, तो जॉन हेवुड कब से कब तक था? 1497 से आपका 1580 तक था, मतलब चौसर। चौसर की डेथ कब हुई थी? चौसर की डेथ हुई थी आपकी 1400 में, मतलब ये 3 साल का था ये, जो जब जोशी चौसर की डेथ हो गई थी, तो उसके जस्ट बाद वाली जो जनरेशन है उसमें ये आता है, ठीक है। वाज एन इंग्लिश राइटर नोन फॉर हिज प्लेस कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स। एग्जाम्पल 4 पीस आपका आए रखा है, द प्ले ऑफ द वर्ड, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ज्यादा। इंग्लिश इंटरल्यूड जो कि प्ले अपना आया हुआ है वो कौन सा है? 4 पीस। तो 4 पीस याद रखना आप, और इसमें पापा पोपे, ठीक है, ये याद रखना। क्या होगा एक बार वापस देख लो आप, पार्टनर, पाल्मर, पार्टनर, पोथेग्रियन, पेडलर, ठीक है। हाँ, पाल्मर, पार्टनर, पोथेग्रियन, पेडलर। अब तो नहीं भूलना चाहिए आपको इसको। अब आगे हम चलते हैं, इसको पीस की तरह प्रोनाउंस किया जाता है जैसे मैंने बताया था। अब जॉन वेवुड है, कब लिखा था इसने? 1530 अराउंड, जब ये मान लो ऐसे 33 ईयर्स का था, तब इसने ये लिखा था। और जो चारों है उनका लेटर पी से शुरू हो रहा है, ठीक है। थॉमस हेवुड वाज एन इंग्लिश प्ले राइटर, एक्टर, ऑथर, एक्टर भी था, ऑथर भी था, ये एक्टिंग भी करता था। और एक इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो आप बच्चों याद रखना, ए वुमन किल्ड विथ काइंडनेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1607 में, ठीक है, पब्लिश हुआ था इसका, ए वुमन किल्ड विथ काइंडनेस। ये इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, किसका? थॉमस हेवुड का है, जॉन हेवुड का नहीं है। यही तो मैं चकराने की कोशिश कर रहा था आपको। बहुत सारे लोग हैं ना, थॉमस हेवुड और जॉन हेवुड में कंफ्यूज हो जाते हैं। यार थॉमस हेवुड तो जैकोबियन राइटर था, थॉमस हेवुड था, जॉन हेवुड नहीं था। जॉन हेवुड था चौसर के बाद, और थॉमस हेवुड कब था? थॉमस हेवुड था आपका जैकोबियन राइटर। तो ह्यूमन किल्ड विद काइंडनेस किसने लिखा था? थॉमस हेवुड ने। और 4 पीस किसने लिखा था? जॉन हेवुड ने। याद रखना इनके बारे में, कंफ्यूज आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूज करने वाले हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में भी आ जाए ह्यूमन किल्ड विद काइंडनेस 4 पीस, फिर नीचे आ जाए थॉमस हेवुड, तो थॉमस हेवुड ने लिखा है कौन सा? 4 पीस नहीं, जॉन हेवुड ने, ठीक है। तो ये मत भूलना, थॉमस हेवुड, थॉमस हेवुड, ए ह्यूमन किल्ड विद काइंडनेस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और डिस्क्रिप्शन और थोड़ा सा और डिटेल में इनका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो एप्लीकेशन का जो लिंक है उसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको इनके सारे के पीडीएफ भी मिलेंगे क्वेश्चंस के, और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगी पीवाईक्यूज की, विद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द 4 ऑप्शन। और कुछ पेपर वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड भी कर रखे हैं, बाकी जल्दी हम अपलोड कर देंगे, प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। बहुत टाइम लगता है इनको प्रिपेयर करने में, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको अगर 4 ऑप्शन है तो 4 चीजें देखोगे, फिर 4 चीजों के 4 राइटर भी है मान लो, तो 4 राइटर के आपको 4 चीजें और देखनी पड़ती है, उनके कंसेप्ट देखने पड़ते हैं, फिर ये देखना पड़ता है कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, तो काफी मेहनत लगती है। तो मेरी ऐसे मान लो, जो मेहनत है उसका फायदा आप लोग उठा सकते हो, और जो लोग जल्दी फायदा उठाएंगे वो ज्यादा आगे रहेंगे, जिनका जल्दी क्लियर होगा, और जो थोड़ा सा ऐसे कि कर लेंगे इतना इसमें क्या है, तो वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा, जब आप एक बार इनको कर लोगे और आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू, मेरे को बाद में बोल देना, आप कर लीजिए, अभी मैं इतना ही बोलूंगा आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैप्पी स्टडी।